बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक निज़ामी। आई होप कि आप तमाम ठीक होंगे। बेटा आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 15 कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। और इससे पहले आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और नील बोहर एटॉमिक मॉडल में ऑर्बिट के कंसेप्ट को समझा था। नील बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं जो मखसूस एनर्जी लेवल के होते हैं, और उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसकी पोजीशन और आप उसके मोमेंटम यानी उसकी वेलोसिटी को एक वक्त में एक साथ 100% एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट आगे जाके मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो गया इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका कहना ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होता है उसका वेव करैक्टर, और उस वेव करैक्टर की वजह से आप एक वक्त में या तो आप उसकी पोजीशन को 100% मेजर कर सकते हैं या फिर आप उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। एक वक्त में दोनों चीज़ों को आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम देते हैं, और इसकी जो वजह बनी वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का वेव करैक्टर होता है। बेटा इस मैकेनिक्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स का नाम देते हैं, और इससे पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा था वो सारे का सारा क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, जिसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और नील बोहर एटॉमिक मॉडल शामिल होते हैं। ये जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम हो गया एंड सो ऑन, ये इनके वेव करैक्टर को डिफाइंड नहीं कर पा रहा होता। इस वजह से जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये मुकम्मल तौर पर फेल हो जाती है। नेक्स्ट, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है बेटा, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? बेसिकली इसकी बुनियाद रखी थी डी ब्रोगली ने। आपको इससे पहले जो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से जो समझाया गया था वो था डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट करता है उसका वेव करैक्टर, और आप उस इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं एक फार्मूले के साथ। वो फार्मूला क्या था बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो वेव होती है आप उसकी वेव लेंथ को एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, और आगे जाके ये जो वेव करैक्टर है ये सक्सेसफुली प्रूव्ड हो गया बाय डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। यानी जो काम डी ब्रोगली ने किया था, उसका जो हाइपोथेसिस था, जो फर्ज किया गया काम था, वो आगे एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल ठीक साबित हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स में दो बड़े नाम और भी हैं, जिसमें एक तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, और दूसरा जो बड़ा नाम है वो श्रोडिंगर का है। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम देते हैं, और ये जो वेव इक्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स में बैकबोन के तौर पर मानी जाती है। श्रोडिंगर इस इक्वेशन तक कैसे पहुंचा उसके लिए हम थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। इस तरह बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस में मौजूद नहीं होंगी, तो आपने इसको थोड़ा तवज्जो के साथ सुनना है ताकि पिछली बातें भी क्लियर हों और इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये भी आपको 100% क्लियर हो जाएं। बेटा डी ब्रोगली ने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएट करती है उसकी वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं।
एक फार्मूले से, जो कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है। ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक साबित हुई तो ये कामयाब हाइपोथेसिस था, लेकिन इस वर्क के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी निकले जो मैटर वेव के साथ एसोसिएट करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? जब एक पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट करती है और जब आप उसकी स्पीड को मेजर करते हैं, मान लें, सपोज कर लें कि अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी वो उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का हाफ होगी। मतलब ये बना कि अगर एक पार्टिकल है उसके साथ एक वेव है, अगर वो वेव पार्टिकल की स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही तो फिर वो वेव तो पीछे रह जाएगी और पार्टिकल बेटा आगे चला जाएगा, लेकिन वेव पार्टिकल को तो डिफाइन कर रही होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ ये प्रॉब्लम अराइज होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जो कि डी ब्रोगली इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की बेटा मॉडिफाइड फॉर्म है। और श्रोडिंगर ने जब इसको सॉल्व किया तो इसको आगे जाके वेव फंक्शन का नाम दिया गया। श्रोडिंगर ने देखा कि जो वेव फंक्शन है ये एक सिंपल फंक्शन नहीं है बल्कि कम्प्लेक्स फंक्शन है, यानी ये फंक्शन इमेजिनरी नंबर पर मुश्तमिल होता है, इमेजिनरी नंबर पर मुश्तमिल होता है। श्रोडिंगर के मुताबिक ये नंबर सॉल्यूशन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इन नंबर्स की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से आप उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को, आप उसकी पोजीशन को, और इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो जो वो शेप बना रहा होता है, आप उस शेप को इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं। तो ये सारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो किसका बेटा, वो आता है श्रोडिंगर का। तो अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में ये देखा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स होती है और आप उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और आप उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को एक वक्त में एक साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है कि ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि पार्टिकल के साथ वेव का करैक्टर एसोसिएट कर रहा होता है। तो आप एक वक्त में एक चीज़ को एक्सपेरिमेंटली एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। अगर आपको पोजीशन में एक्यूरेसी मिलती है तो आपको वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी मिलेगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, आपको पता है कि साइंटिफिक वर्क ये ट्रेडिशन नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व ना हों। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े जो नाम आते हैं उनमें श्रोडिंगर है, हेज़नबर्ग है, डेरिक है। इन्होंने थ्योरीज ऑफ एटम के ऊपर काम किया था, वेव थ्योरीज ऑफ एटम के ऊपर काम किया था। और ये थ्योरीज क्या थी, क्यों बनाई गई, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको इसका कंसेप्ट दिया। तो बहरहाल इनमें सबसे जो बड़ा नाम आता है वो किसका आता है बेटा, श्रोडिंगर का आता है। उसने जो इक्वेशन बनाई थी, वेव इक्वेशन बनाई थी, उसने उस वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया और उसको सॉल्व करने पर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड होता है
श्रेडिंगर के मुताबिक अगर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल पाते तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी पोजीशन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो इसके इम्कानात होते हैं, उसके जो चांसेस होंगे वो मैक्सिमम होंगे। और इस श्रेडिंगर ने जो वेव इक्वेशन बनाई थी उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्मॉल रीजन में मौजूद होता है, और इस रीजन को जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम हों वो न्यूक्लियस से बेटा कितनी दूरी पर होते हैं, 0.053 नैनोमीटर की दूरी पर मौजूद होते हैं। तो बेसिकली आप इसको यूं कह सकते हो कि श्रेडिंगर के मुताबिक न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल पाथ होता है। क्या होता है बेटा? 3 डायमेंशनल पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितने परसेंट होती है? 95%, यानी मैक्सिमम होती है। उन 3 डायमेंशनल पाथ को, रीजन को, स्पेस को या वॉल्यूम को आप क्या नाम देते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क आ रहा है। बेटा ऑर्बिट सर्कुलर पाथ होते हैं जो कि प्लेनर मोशन को शो कर रहे होते हैं और ये मखसूस एनर्जी लेवल के होते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल पाथ होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम होती है। इन शॉर्ट आप यूं भी समझ लें कि न्यूक्लियस के अराउंड जो चार्ज स्प्रेड होता है आप उसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम देते हैं, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% होती है। मिलने के जो चांसेस होता है इलेक्ट्रॉन के मिलने के वो 95% होते हैं, और उस रीजन को आप क्या बोलते हो? एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हो। तो इसके अलावा पिछली जो बातें हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को या फिर उसकी वेलोसिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? बेटा एक्सरेज का इस्तेमाल करते हो। ये आपके पास ना कॉम्पटन इफेक्ट आ रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है। आपने उसमें ये पढ़ा था, समझा था कि अगर आप एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को मेजर करना चाहते हो तो आप सोर्स में क्या यूज़ करते हो? एक्सरेज। आप एक्सरेज को बम्बार्ड करते हो तो एक्सरेज जब एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है वो चेंज हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है, और दूसरी तरफ हमें जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसके अंदर सर्टेनिटी मिल रही होती है। हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर मौजूद होता है। In other words, uncertainty of momentum will appear due to the change of velocity of electron. Next one, smaller the wavelength of X-rays, greater will be the energy of photon. और ये बातें सारी पुरानी हैं। आई थिंक ये बातें आपको सारी क्लियर हो चुकी होंगी। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर।